देवतुल्यायो मां शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1139। दिन शनिवार तारीख 1 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में प्रथम बार आ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी। और जो विषय लेकर आए हैं आप लाए हैं, वित्तीय योजना क्या है और पूंजी बाजार क्यों। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वाई कैपिटल मार्केट। आज बजट का भी बल्कि पहला ही दिन है। तो आज हमारे पास गुप्ता साहब आए हैं। अब आगे से ये अपना एक क्रम बनाएंगे और उसी क्रम में आगे से ही चलती रहेगी प्लानिंग इन पार्ट की। आज पहला पार्ट इनका। आदरणीय गुप्ता साहब, ज्यादा स्वागत है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्निंग करना सब लोग जानते हैं। स्क्रीन शेयर कर दी सर मैंने आपको ना। जी जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी। हम लोग जब बात करते हैं तो हमारी लाइफ शुरू होती है, सभी लोग सबसे पहले पढ़ाई, और पढ़ाई करके कुछ ना कुछ हम लोग अपने अपने फील्ड में आगे चले जाते हैं अर्निंग्स करने के लिए। और अर्निंग्स सभी लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सेविंग्स करते हैं, और सेविंग के बाद जो मेन डिसीजन होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है हम लोगों को। तो जो हमारा एक क्रूशियल डिसीजन आफ्टर अर्निंग्स एंड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है हमें, उसी चीज से रिलेवेंट हम लोग के करते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड देन व्हाई कैपिटल मार्केट। तो इसी टॉपिक्स पर हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्क्रीन है हम लोगों की लर्न, मीन्स अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन बनाना। देन अर्न, अर्न के बाद सेविंग्स, एंड सेविंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट। ये हम लोगों का लाइफ साइकिल इस तरीके से ही चलता है। जब हम लर्न कर लिया तो अर्निंग में हमारे इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं कि सैलरी इनकम। अगर आपको एक लिमिटेड इनकम चाहिए और एक सिंपल लाइफ स्टाइल चाहिए तो आप सैलरी इनकम पर जा सकते हैं। उससे थोड़ी हायर इनकम चाहिए, थोड़ा सा लिक्विडिटी चाहिए, तो हम प्रोफेशनल इनकम की तरफ जाते हैं। और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जो जर्नली सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में अगर हमारा आइडिया क्लिक कर गया मार्केट को, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर बाई चांस फेल हो गया, फेल्यूर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो आपका कैपिटल इरोड हो सकती है, कंप्लीटली वाइप ऑफ हो सकती है। तो इन्हीं चीजों के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्लान टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। मीन्स हमारे पास इस वक्त क्या क्या फाइनेंसिस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और हमें अगर फ्यूचर को देखना है, हमारे को फ्यूचर विजिबल है कि किस वक्त हमें क्या जरूरत होगी। बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें फंड चाहिए, हाउस के लिए फंड चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए फंड चाहिए। तो वो सारी चीज हम लोग या अपने रिटायरमेंट की, पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट वर्किंग लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो हम अपने अपने टारगेट्स बना सकते हैं। और उन टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करा जा सकता है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इट कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और बिजनेसेस। सभी जगह यह अप्लाई होता है, सभी के लिए अवेलेबल है, और सभी को करना भी चाहिए। और सभी लोग वास्तव में करते भी हैं, कुछ अपने अपने तरीके से, सब अपनी अपनी स्टाइल से इसी को यूज कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिलीज और बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ टू अचीव दैम। ये दो हमारी डेफिनेशन हैं फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग कह सकते हैं, जब भी प्लानिंग वर्ड होगा, जैसे गवर्नमेंट आज बजट लेके आई है, तो बजट का मतलब है अगले एक साल उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे और किस किस आइटम्स पे वो खर्च करेंगे। तो हर जगह हम लोग इसी तरीके से अपनी लाइफ के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग सिचुएशंस बना सकते हैं, और यही काम फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखना होता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज रिस्क एंड सेफ्टी। जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, दैट इज रिस्क एंड सेफ्टी। मीन्स जो हमारी ओरिजिनल कैपिटल है, हम लोग कभी भी उसको इरोड होते हुए नहीं देख सकते, नुकसान नहीं करना चाहते। वो इनकम हमारी या ओरिजिनल कैपिटल हमारी सेफ रहे। सबसे पहला फैक्टर हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारी कैपिटल है, दैट शुड बी सेफ। सेकंड है रनवे। रनवे का मतलब यह है कि हमारी जो आज सिचुएशन है, हमें अपनी सबको एक रिक्वायरमेंट पता है कि अगले 3 महीने की
लिक्विडिटी हमारे पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। 3 महीने की लिक्विडिटी अवेलेबल, वो आपकी चॉइस है कि वो आप उसको सेविंग बैंक में रख सकते हैं, हार्ड कैश फॉर्म में रख सकते हैं, या 3 महीने एफडी में रख सकते हैं। बट हम लोग उनको इस तरीके से रखते हैं कि लिक्विड पोजीशन हमारे पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, कि हमारी जो 3 महीने की सिचुएशन है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों को इसमें फैक्टर्स को ध्यान रखना है, बीट द इन्फ्लेशन। कि जिस भी जगह हम लोग इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सके। उसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आज की तारीख में हमारा इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 6% चल रहा है, और हमने अपना इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर हम लोगों को 6% से कम रिटर्न आ रहे हैं, लोग बाग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, मान लीजिए अपनी मेजर फंड के जी सेफ्टी के लिए बैंक में रख दिया और वहां से रिटर्न मिला है हमें 3%, इट मीन्स हमने 3% का नुकसान किया है। कि इन्फ्लेशन इज 6%, माई इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इज ओनली 3%, तो इट मीन्स हम लोगों ने एक तरीके से अपनी कैपिटल को घटा रहे हैं 3% पर ईयर के हिसाब से। इसी को दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि अगर हमारे को बैंक एफडी से रेट मिल रहा है सपोज 7% और इन्फ्लेशन है 6%, तो हमने केवल नेट में 1% इज अवर इनकम ओनली, अवर रियल इनकम इज 1% ओनली। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हम इन्वेस्टमेंट करें किसी भी जगह करें, वो इस चीज को ध्यान में रखें, बीट द इन्फ्लेशन, कि वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न वाली इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं अपनी कैपिटल। लिक्विडिटी, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स कितनी तेजी से हम उसको सेल कर सकते हैं कि जब भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट हो वो फंड्स हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल हो जाए। क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह रखते हैं फंड, बट लिक्विडिटी को जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, मान लीजिए मेरे बच्चे की शादी है या कोई फंक्शन है और उस वक्त फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट से वो लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं हो रही तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बेकार हो जाएगी सारी की सारी। नेक्स्ट इज रिटर्न एंड रिवार्ड्स, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न एंड रिवार्ड्स मींस क्या रिटर्न आ रही है। सब लोग पहले से ही हम लोग कहते आए हैं कि जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होगा। इस चीज को हमें जितना कम रिस्क लेंगे रिटर्न भी उतना ही कम होगा। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, रिस्क और रिटर्न या रिटर्न एंड रिवार्ड्स। जैसे हम लोग कहा पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिवार्ड मींस इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। अब इसमें जो हमें ध्यान रखना है कैलकुलेटेड रिस्क वर्सेस ब्लाइंड रिस्क। अगर हम लोग सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं रिटर्न के लिए, आइडेंटिफाई करके फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, मान लीजिए हम कहीं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमने कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च की और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क। या हम कोई प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, उसकी सीक्वेंस, उसका 12 साल सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी खरीदी। रिस्क वहां पर भी है कि बाद में बाई चांस कुछ और निकल गया है, बट हमने अपनी तरफ से उसको वेल थॉरली चेक कर लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। और वर्सेस ब्लाइंड रिस्क, जहां पर हम लोगों ने कोई चेकिंग नहीं की, कोई मीडिया न्यूज मिली, किसी ने कहा वहां प्लॉट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वहां प्रॉपर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी गांव में जाके जमीन खरीद ली या किसी और जगह कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वहां पर हम लोगों का ब्लाइंड रिस्क हो जाता है। हो सकता है हमारी पूरी कैपिटल या किसी और ने कब्जा कर दिया उस जमीन पर, तो वो खत्म हो सकती है। तो हम लोगों को हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां कैलकुलेटेड रिस्क और ब्लाइंड रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को लेना चाहिए। ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, अब हमारे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जहां जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज भी इंडिया में लगभग 50% इन्वेस्टमेंट इज इन रियल इस्टेट, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। सभी आज की तारीख में भी, आज भी हम लोग सब एजुकेटेड होने के बावजूद भी सब ये कोशिश करते हैं कि 50% कैपिटल मेरी जो है 50% पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट आज भी केवल और केवल रियल इस्टेट में करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शंस बनता है वो गोल्ड सिल्वर या ज्वेलरीज कह लीजिए, अलग अलग तरीके इसकी मल्टीपल फॉर्म हो सकती हैं, वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो अलग अलग रेट के अवेलेबल हैं जिस भी तरीके से। नेक्स्ट इज बैंक एफडी, आज भी लगभग 25% लोग अपना फंड एफडी में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंकों पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है,
सेफ्टी उन्हें ज्यादा लगती है कि गवर्नमेंट बैकअप है, पीएसयू बैंक्स कह लीजिए, जो भी चीज कह लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर हमारे लिए अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लमसम स्कीम्स हो सकती हैं गवर्नमेंट की, बहुत सारे सिप हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टाइम टू टाइम हमेशा अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है, जिससे कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहें। और बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने रिस्क फैक्टर को ना देख करके केवल रिटर्न के हिसाब से इंश्योरेंस में करते हैं, जो कि बहुत गलत डिसीजन है। अगर हमें इंश्योरेंस को ध्यान में रखना है, अपने ऊपर लाइफ थ्रेट्स को या इन चीजों को ध्यान रखना है, तो हम लोगों को केवल और केवल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के अलावा बाकी इंश्योरेंस नहीं लेने चाहिए, अगर हम वहां से रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमें रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड इज बेटर देन इंश्योरेंस। रिस्क कवरेज के लिए है इंश्योरेंस, बट हम लोग जितने भी जनरल पब्लिक है या जो हम लोग सब हैं, वो कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस से भी रिटर्न ले लें। मनी पे बैक स्कीम्स होती हैं, यूलिप स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर देयर। इसके अलावा फिर हम लोग बात करते हैं इक्विटी और कमोडिटी मार्केट। आज की तारीख में इक्विटी और कमोडिटी मार्केट भी हम लोग बहुत अच्छे से चल रही हैं। और उसमें अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इक्विटी और कमोडिटी मार्केट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है। इन्हीं चीज तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्हीं ऑप्शंस को फिर हम और डिटेल में समझना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे पास सेविंग बैंक से एक तरीका स्कीम हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट्स हो सकती हैं, पोस्ट ऑफिस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हो सकती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिवेंचर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेंटल इनकम। बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कि जिससे उनको एक रेंटल की रेगुलर इनकम आती रहे। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं फिल्म इंडस्ट्री की, मोस्टली इसी इन्वेस्टमेंट थ्योरी पर चलती हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स हो सकते हैं, अलग अलग मॉल्स में ऑफिस हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें इस तरीके की खरीदते रहते हैं अच्छे हैवी इन्वेस्टमेंट से, और जिससे उनको मंथली रेंटल इनकम आती रहे। तो ये भी हम लोगों को एक तरीका हो सकता है। फिजिकल गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स में भी लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज की तारीख में हम लोग जैसे देखते हैं, लोग सीनरीज में पुराने जो मेटल्स हैं, कॉइन्स हैं पुराने, या इस तरीके की जगह भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा हम लोगों का गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने निकालना शुरू किया है, जिसमें हम लोग फिजिकल गोल्ड की जगह उन बॉन्ड्स को रख सकते हैं पेपर फॉर्म में। वो भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट रेगुलर रिटर्न भी हमें देती रहती है 1% या 2% के अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से। और साथ साथ जो गोल्ड का रेट है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो गोल्ड का रेट आपको रिटर्न में वापस दे दिया जाएगा। शेयर मार्केट, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शेयर मार्केट कैश सेगमेंट हो सकता है, एफ एंड ओ मार्केट हो सकती है, करेंसी एफ एंड ओ हो सकते हैं, और कमोडिटी एफ एंड ओ हो सकते हैं। जिनको कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट है वो कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर सकते हैं। जिनको करेंसी मार्केट में इंटरेस्ट है वो करेंसी मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिस्कस कर सकते हैं। और इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी दो सेगमेंट्स हमेशा काम करते हैं। एक कैश सेगमेंट, जिसमें आपने डिलीवरी लेनी होती है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिलीवरी नहीं होती, फिजिकल डिलीवरी कोई नहीं होती, बट आप अपने डिसीजंस के हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर सकते हैं। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि हम लोगों की जो वेरियस इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं उसमें किस में क्या बेनिफिट है, क्या हम लोगों का सिचुएशन बनती है। लाइक एफडी, अगर हम लोग एफडी को एनालिसिस करते हैं तो हमारी रिस्क एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी सेफ। सभी मानते हैं कि सबसे अच्छी है और सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप है और हर तरीके से हम लोग इंश्योर्ड हैं। अगर यहाँ रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 6% से 7% का यहाँ पर हम लोगों को रेवेन्यू या रिटर्न आती हैं। लिक्विडिटी दो तरीके हैं, या तो फिक्स्ड टाइम पर एफडी मैच्योर होगी आपकी, और अगर आप फिक्स्ड टाइम से पहले एफडी को मैच्योर कराते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से घट करके मिलेगा। यह हमें ध्यान रखना है कि अगर लिक्विडिटी हमें फिक्स्ड है, बीच में कुछ हमारे को इमरजेंसी है और हम बैंक में एफडी को, तो एफडी अगर प्री मैच्योर एफडी कराएंगे तो 2% की एक पेनल्टी बैंक डिडक्ट करेगा और अपने उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगी। इजी टू एग्जीक्यूट, यस। बैंक में जाके एफडी खोलना, ही भी ना, आजकल तो हम लोग मोबाइल के लैपटॉप के थ्रू अपनी एफडी घर बैठे भी खोल सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने का था, जैसे हम लोगों ने फैक्टर्स बताए थे, बीट द इन्फ्लेशन। क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है? वेरी रेयर, कभी कभी। क्योंकि जनरली बैंक एफडी का इंटरेस्ट 6% और 7% है, और अगर हमारा इन्फ्लेशन 6% या 6% से ऊपर चल रहा है तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती, एक तरीके से हमारा रिटर्न जीरो है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट का गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड या सिल्वर, अगर हम फिजिकल गोल्ड या सिल्वर रख रहे हैं तो सबको पता है कि हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आजकल शादियों में लोग अब थोड़ा सा कम पहन के जाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाने लगे इसी रिस्क की वजह से। और नॉर्मली जो भी ज्वेलरीज खरीदी जाती है वो सारी की सारी बैंक लॉकर्स में, और अगर हम लोगों ने कॉइन्स वगैरह लिए हैं तो भी लॉकर में ही रखे रहेंगे ड्यू टू रिस्क। अपने घर पर रखना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो जो पिछले 50 साल का रिटर्न रेट है वो 10% से लेकर लगभग 15% के बीच में रहा है। ईयर टू ईयर 10 to 15% का रिटर्न है। लिक्विडिटी, हाँ जी, बहुत इजी है। कभी भी जाएं किसी भी ज्वेलर के यहाँ जाके, किसी भी ऑथोराइज सेंटर पे जाके आप गोल्ड को सेल आउट कर सकते हैं और कैश ले सकते हैं। इजी टू एग्जीक्यूट, खरीदना और बेचना बहुत इजी है। इतने सारे ज्वेलर हैं, बट हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्वेलर्स भी आज की तारीख में हमारे ऑथेंटिक, ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज के हैं, कि वहां डील करें जहां पर कुछ गारंटी पेपर्स हमें मिल जाएं। पुराने टाइम में जो ज्वेलर्स के पास हम काम कराते थे, कई बार वहां पर कुछ ना कुछ 19-20 वाली चीजें हो जाती थी। तो उस चीज को भी हमें टेक केयर करके चलना है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करें। और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है बिस्किट्स में, गोल्ड के बिस्किट्स में। गोल्ड बिस्किट्स एमएमटीसी के या किसी भी गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर से या बैंक से हम लोग इजीली खरीद सकते हैं, और वो सबसे गोल्ड का इजी इन्वेस्टमेंट तरीका है। बीट द इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बताया कि जर्नली इन्फ्लेशन रेट हमारा 6% to 7% का है जो करंट में चल रहा है, और अगर हमें रिटर्न 10 to 15% मिल रही है तो अभी हम मान सकते हैं कि हाँ, इन्फ्लेशन को बीट करेगा। इट मीन्स हम रियल इनकम हमारी कुछ जनरेट हो रही है और हमें कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट जो इंडिया में हम कहते हैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चलता है, दैट इज रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में हम लोग अलग अलग तरीके से होता है। फार्म लैंड हो सकती है हमारी, कोई मकान हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है। इस तरीके के जितने भी इन्वेस्टमेंट है हमारे रियल इस्टेट में करे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। और जहां पर हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को पता है रियल इस्टेट में जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट है आज भी 50% ए और बी का चक्कर हमेशा पड़ा रहता है। वो चाहे खरीदने वाले के लिए जिम्मेदारी हो चाहे बेचने वाले के लिए जिम्मेदारी हो, हमेशा हमें ए और बी की जरूरत पड़ती है वहां पर। गवर्नमेंट को भी पता है, बट वो भी आज तक स्टाम्प ड्यूटी को प्रॉपरली मार्केट रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाई है। सबको पता है कि इंडिया में जो भी हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमारे पास बी ज्यादा है तो जर्नली 90% पीपल विल गो टू रियल इस्टेट। और जो आज हमने कंज्यूम किया, कल को जब मैं सेल करूंगा तो डेफिनेटली वो वापस मेरे पास वापस आ जाएगा, डबल होकर के, ट्रिपल होकर के, या जो भी पोजीशन बनेगी। तो वहां पर हमेशा हमारे पास एक कुछ ना कुछ ब्लैक मनी कह लीजिए या बी पार्ट कह लीजिए, डब्ल्यू कह लीजिए, सबके अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। तो वो हमेशा हमारे पास एक प्रॉब्लम टू हैंडल रहती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गुड रिटर्न, जनरली रियल एस्टेट सबसे सेफ रिटर्न माना जाता है कि लैंड की कीमत कभी भी घटेगी नहीं। ये एक ब्लाइंड ट्रूथ है कि लैंड की कीमत हमेशा बढ़नी ही बढ़नी है। प्रॉपर्टी की कीमत आपकी घट सकती है, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी निकली है। लैंड में जर्नली हम ये मानते हैं कि अगर लैंड क्लीन और क्लियर है तो जर्नली वहां पर कीमत हमारी रिड्यूस होने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस। लिक्विडिटी, नॉट वेरी इजी। जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट्स या रियल एस्टेट की बात करते हैं तो मार्केट में कस्टमर को देखना, प्रॉपर्टी किट साइज का कस्टमर देखना। अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए करोड़ों से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसको सेल करने में उतनी ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कस्टमर लिमिटेड हो जाएगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, बच्चे की फीस जमा होनी है, अगर हमें वहां पर अमाउंट बेच करके कुछ फंड अरेंज करना है तो हम लोग बहुत इजीली उसको अरेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जब हम इजी टू एग्जीक्यूट की बात करते हैं तो जर्नली रियल एस्टेट में 10-1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। एक बड़ी और हैंडसम अमाउंट चाहिए हम लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए।
छोटी बचत की यहां पर जरूरत नहीं है। बीट द इन्फ्लेशन सम टाइम, कुछ टाइम ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, वरना रिटर्न ऑन एन एवरेज, क्योंकि हर बिजनेस में एक साइकिल आता है, पिछले 2-3 साल में साइकिल बहुत अच्छा है रियल एस्टेट का, रिटर्न बहुत अच्छी चल रही है। और फिर 3 साल 4 साल का गैप आता है जब रिटर्न लगभग हमारी रिड्यूस होकर के बिलो एवरेज आ जाती है। तो इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड हो सकते हैं, या किसी अलग अलग एनबीएफसी के बॉन्ड्स हो सकते हैं। जर्नली इसी तरीके से कह रहे हैं, वो भी हमारी एफडी की ही एक फॉर्म है, बट वो बॉन्ड फॉर्म में है, बॉन्ड मार्केट में सेलेबल भी है। रिस्क और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न फिक्स्ड है, पहले से ही हमें पता है कि हमें 9% का ब्याज मिलेगा, या 8% का ब्याज मिलेगा, 10 का मिलेगा, 11 का मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड की स्कीम आती है तो क्लियरली और ओपनली बताया जाता है कि इतने परसेंट का रिटर्न मिलना है। दूसरा, किस पीरियड में मिलना है, क्वार्टर पे मिलना है, हाफ ईयरली मिलना है, या ईयरली मिलना है, या पूरा एक साथ होने के बाद जब पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तभी पैसा एक साथ मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें वहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, बॉन्ड का एक निश्चित पीरियड होता है कि 5 साल के लिए बॉन्ड इश्यू किए जा रहे हैं, 6 साल के लिए बॉन्ड इश्यू किए जा रहे हैं, 8 साल के लिए बॉन्ड इश्यू किए जा रहे हैं, 10, 15, 14, जो भी पीरियड हो सकता है, बट पीरियड इज फिक्स्ड। उस फिक्स्ड पीरियड के बाद ही वो बॉन्ड का पैसा हमें मिलता है, जब तक कि बॉन्ड मार्केट में सेलेबल ना हो। अगर बॉन्ड मार्केट में वो बॉन्ड सेलेबल है तो आप पैसा कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। अगर बॉन्ड मार्केट में वो बॉन्ड सेलेबल नहीं है तो एक पूरा पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा। इजी टू एग्जीक्यूट, यस। आज की तारीख में हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रोकर भी हैं, एजेंट्स भी हैं जो इस तरीके के काम कराते हैं और करते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बीट द इन्फ्लेशन, यस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट या कमोडिटी मार्केट की हम लोग जब बात करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड की जब हम बात करते हैं तो नॉलेजेबल रिस्क, कि अगर आप किसी चीज को स्टडी करके और प्रॉपर समझ करके काम करते हैं, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ करते हैं, तो आपको पता होता है नॉलेजेबल रिस्क है कि हमें किस सेक्टर में कहाँ काम करना है। गुड रिटर्न्स, मार्केट में आप ऑन एन एवरेज 15% से ऊपर की रिटर्न मान करके चल सकते हैं कि हाँ जर्नली 15% से ऊपर की रिटर्न हमें, अगर हम लोग प्रॉपर डिसीजंस के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप गुड रिटर्न वहां पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज लिक्विड। ऑलवेज लिक्विड का मतलब शेयर मार्केट में आपके पास जो भी शेयर हैं, आप जब चाहें तब उसको सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इजी टू एग्जीक्यूट में जो हम लोग कह रहे हैं कि आज की तारीख में कभी भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में तो हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिना डीमैट अकाउंट के आज की तारीख में हम मार्केट में कोई सेल परचेज शेयर्स की या कमोडिटी की नहीं कर सकते, या किसी और के नाम में करेंगे। दूसरा ऑप्शन यही है कि फिर हम किसी और के नाम में करेंगे। अगर हमें अपने नाम से करना है तो हमें अपना पर्सनल डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है बीट द इन्फ्लेशन। क्या शेयर मार्केट इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है? जर्नली यस। जैसे मैंने बताया कि हम अलग 15% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से इजीली। उस केस में क्या, इन्फ्लेशन हमारा लगभग 6% का है, तो रियल इनकम हमारी 9% की हमें अवेलेबल हो जाती है। जो नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों ने एनालिसिस किया है बीएससी सेंसेक्स को, उसकी सीएजीआर एनालिसिस क्या कहती है। बीएससी स्टार्ट इन 1875, 1875 में बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। करंट सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो दैट इज 1978 टू 79। अब हम धीरे धीरे कैपिटल मार्केट की तरफ को ले जा रहे हैं अपने डिस्कशन को, जिससे हम लोग समझें कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हमारा कैपिटल मार्केट हमें क्यों हेल्प करता है। और 1978 और 79 में जो बेस वैल्यू थी कैपिटल मार्केट इसकी, दैट इज 100। और आज की जो हमारी करंट सेंसेक्स वैल्यू है दैट इज 77,500। अगर हम लोग इसको पिछले 40-45 साल की सीएजीआर को एनालिसिस करते हैं तो इसने जो रिटर्न दी है दैट इज कंपाउंडिंग रिटर्न, हम लोग कह सकते हैं इसे 15.26% की। 15% से ऊपर की रिटर्न
आई है। अब हम लोग कहते हैं कि जिस वक्त मोदी जी ने एक नारा दिया हुआ है, विकसित भारत, और ये जो हमारी रिटर्न आई है 15.27% की, जब आई है जबकि हमारी इंडिया पहले लगभग चल रही थी हमारी इकोनॉमी, और आज हमारी इकोनॉमी लगभग दौड़ रही है, वर्ल्ड की हम तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग इसी बात को ये करें कि सेम रिटर्न अगर हमें अगले 22 साल तक मिलती रहे, 31/3/2047 को, अगले 22 साल, तो हमारा सेम सबसे पहले 15.26% की CAGR से तो हमारा सेंसेक्स लगभग 18 लाख को क्रॉस कर चुका होगा। जो सेंसेक्स आज की तारीख में 77,500, लगभग 77,500 के पास है, अगर सेम CAGR से जो पीछे कमाई है इसने, पास्ट की बात कर रहे हैं, उसी एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं, तो लगभग 18 लाख की सेंसेक्स वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस 15.26% की जगह हम लोग कहते हैं कि हमारी CAGR, क्योंकि इनका इस वक्त हमारी इकोनॉमी दौड़ रही है वर्ल्ड में, अगर 16% की ग्रोथ आ जाती है तो हमारी सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 21 लाख के आसपास होगी। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा सेंसेक्स किधर जा रहा है, हमारी मार्केट किधर जा रही है। अगर हमारी CAGR 17% हुई तो हम लोग लगभग 15 लाख रुपए से 25 लाख से ऊपर की सेंसेक्स वैल्यू होगी हमारी। और अगर बाई चांस हमें 18% की रिटर्न मिल जाती है तो हमारी सेंसेक्स वैल्यू मोर देन 30 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ वैल्यू होगी हमारी, 30 लाख की वैल्यू होगी सेंसेक्स की। और सेंसेक्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन होंगी। इसी तरीके से ये हमने BSE सेंसेक्स को एनालिसिस किया। नेक्स्ट इज NSE। अगर हम लोग NSE को देखते हैं, NSE का जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था दैट इज इन 1995। एग्जैक्ट डेट इज 3 नवंबर 1995। बेस वैल्यू थी 1,000, और आज की जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू है लगभग दैट इज 23,500। और पास्ट CAGR, पिछले लगभग 30 साल की रिटर्न हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 30 साल में जो इसने रिटर्न जनरेट की है दैट इज 11.4% CAGR। कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.4%। अब हम लोग 31/3/2047, लगभग 22 साल बाद, जब हम विकसित भारत की पोजीशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सेम इसी तरीके से हम लोगों को रिटर्न मिलती रही 11.4% से, तो हमारी जो NSE सेंसेक्स है या NSE निफ्टी की वैल्यू होगी 2,57,000, 2,57,000। इसी तरीके से अगर हम लोगों का CAGR 12% हो जाता है तो लगभग हमारी निफ्टी की वैल्यू ग्रोथ होकर के पहुंच जाएगी 2,90,000। अगर 13% तो 3,50,000 से ज्यादा। अगर 14% की रिटर्न आ जाती है, और जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी मार्केट वैल्यू नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, कि जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं अगले 10 साल अगर हम लोग इसी तेजी से बढ़ते रहे, इससे ऊपर की ग्रोथ हमें डेफिनेटली आने की उम्मीद है। तो हम लोग 14% की ग्रोथ अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो लगभग 4,29,000 की निफ्टी का सेंसेक्स होगा, निफ्टी वैल्यू। और अगर 15% की रिटर्न आ जाती है जो कि पॉसिबल है, तो हम लोगों के लिए लगभग 5,20,000 से ऊपर का हमारा निफ्टी होगा। तो आप ये मान करके चलिए कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि मार्केट हमारे लिए क्या हेल्प कर सकती है। अब हम लोग, आप सब सीनियर हैं, एक छोटा सा एक ऑप्शन तरीका देख करके चलते हैं कि अगर हम लोगों ने ईयर 2000 में, फाइनेंशियल ईयर 2000 में बैंक में 50,000 रुपए की FD कराई तो क्या सिचुएशन बनेगी। ऑप्शन ए, FD 50,000 रुपए की 8% की रिटर्न के हिसाब से आज 2024 मीन्स मैं 31 दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं, उसे आज भी मान सकते हैं, तो लगभग हमारी जो वो 50,000 रुपए की FD की वैल्यू होती आज केवल 3,17,000 रुपए होती। 2000 में एक FD कराई हमने 50,000 रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उस FD की वैल्यू आज लगभग 3,17,000 रुपए। SBI का शेयर 2000 में था 18 रुपए का।
अगर हम 50,000 रुपए के वो 18 रुपए वाले शेयर खरीदते तो लगभग 2,775 शेयर हम खरीदते। और आज की तारीख में जो आज का रेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का, वो है 765 रुपए। करंट वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमारी कितनी है, लगभग 21 लाख रुपए से ऊपर है। तो जो पुराना पैटर्न है कि एफडी में रखना है, एफडी में रखना है, एफडी में रखना है, वो एक कंपैरिजन में आप सबके सामने रख रहा हूं। डिसीजन इज ऑलवेज योर्स, कि बैंक एफडी और उसी बैंक का शेयर अगर हम लोग लेते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन किस तरीके से बनती है। अगर हम लोग देखें दोनों को कंपैरिजन में, लगभग 7 टाइम्स का गैप है। कि बैंक एफडी में हमारी वैल्यू थी 3,17,000 के आसपास, और अगर वही शेयर हम लोगों ने उस बैंक के खरीद लिए होते बाई चांस, तो लगभग 21,25,000 रुपए की वैल्यू होती। आप मान के चलिए 7 टाइम्स मोर रिटर्न वी हैव लेफ्ट, अगर हम लोगों ने एफडी बनवाई है। एक और कंपैरिजन इसी तरीके का, अगर हम लोगों ने मारुति 800 कार बड़े जोश में सब लोगों ने खरीदी थी कि जी मारुति 800 कार आई है, बहुत अच्छी कार है, खरीद लेते हैं। 2004 में लगभग 2 लाख रुपए की वैल्यू एक्सपेक्टेडली, रैंडमली मारुति 800 की वैल्यू थी 2 लाख रुपए के आसपास। और आज 20 साल बाद उस वैल्यू को आप समझ सकते हैं वो कूड़े के बराबर होती, स्क्रैप में सेल होने लायक होती। तो करंट वैल्यू हम लोग लगभग क्वेश्चन मार्क मान के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती। बाई चांस अगर उन्हीं 2 लाख रुपए से मारुति कार के शेयर खरीद लिए जाते मारुति कंपनी के, उस वक्त 2004 में मारुति कंपनी का शेयर था 380 रुपए का। 380 का मतलब 2 लाख रुपए में हमारे पास 525 शेयर आते। आज मारुति के शेयर की वैल्यू है 13,000 रुपए पर शेयर। 13,000 इंटू 525 मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू, फंड वैल्यू बन जाती है लगभग 68,25,000 रुपए। तो 2 लाख रुपए की मारुति कार खरीदना बेटर है या 2 लाख रुपए के मारुति कंपनी के शेयर खरीदना? डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। हमें क्या करना बेटर रहेगा, क्या इजी है? क्योंकि मारुति कार खरीदी तो 20 साल में वो उसकी वैल्यू जीरो मान के चलिए, स्क्रैप के बराबर है। और अगर हम लोगों ने किसी अच्छी कंपनी के, जो भी हम लोग यूज करते हैं, शेयर कंपनी की कहीं और से नहीं है, जिन कंपनियों को आप यूज करते हैं, आप अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में क्या चीज ज्यादा चल रही है, किस चीज को हमें उस पर ही फोकस करना है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यह हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में जो भी उठापटक होगी, स्पेशली इन अमेरिकन मार्केट्स, हमें उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं कि अगर अमेरिका से हमारा कोई बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, जैसे ट्रंप बाबू इस वक्त कह रहे हैं जी बहुत सारे टैरिफ लगाने हैं मुझे, इंडियन कंपनीज पर भी लगाना है, ब्रिक्स वाली सारी कंपनियों पर भी लगाना है, मैक्सिको पर लगाना है, अलग अलग लगा रहे हैं। तो अगर कहीं से कोई टैरिफ हमारे ऊपर इम्पोज होता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए, हमारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, रूस यूक्रेन युद्ध हमें सबको पता है, इजराइल हमास युद्ध हमें सबको पता है, कि अगर मार्केट की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, और आज की तारीख में वर्ल्ड पूरा एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन चुका है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो इंटरकनेक्टेड नहीं हो। कुछ चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर मार्केट की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली उसका असर हमारे ऊपर भी आएगा। नेक्स्ट इज डीआईआई बाइंग एंड सेलिंग और एफआईआई बाइंग एंड सेलिंग। जैसे हम लोगों ने बताया सभी कंट्रीज में एफआईआई होते हैं और वो किसी न किसी एमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जो मार्केट उन्हें चीपर लगता है वो उस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसी तरीके से जब वो मार्केट उन्हें ओवर वैल्यूड लगने लगता है तो उस मार्केट से वो निकलने लगते हैं, या उन्हें कहीं और दूसरी जगह बेटर ऑप्शंस नजर आता है तो वो उस मार्केट से निकलने लगते हैं। और जब भी ये मार्केट में सेल करते हैं या परचेज करते हैं
तो उनकी सेल या परचेज का असर हमारी कैपिटल मार्केट पर भी पड़ता है। नेक्स्ट इज हाई इन्फ्लेशन, कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से हमें अपनी मार्केट को भी ध्यान में रखना है कि मार्केट में क्या ग्रोथ और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरीके से फेडरल बैंक मींस अमेरिकन बैंक की, और जिस तरीके से हमारे यहाँ फेड है और आरबीआई है हमारे यहाँ अमेरिका में फेडरल बैंक है, इन दोनों की जो पॉलिसीज बनती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, हर 2 महीने पे दोनों की पॉलिसीज आती हैं, उन दोनों का कुछ ना कुछ असर मार्केट पर पड़ता है। कि अगर अमेरिकन पॉलिसी अमेरिका के फेवर में है तो यहाँ से एफआईआई पैसा निकाल के अमेरिका ले जाने लगेंगे, और अगर अमेरिका वाली पॉलिसीज अमेरिकन के लिए अच्छी नहीं है तो वो पैसा निकाल करके इंडिया या इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने लगेंगे। सेम इसी तरीके से आरबीआई की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती है कि हम लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अगर मार्केट के लिए अच्छी है तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और अगर मार्केट के लिए अच्छी नहीं है तो वहां से पैसा निकाल के हम किसी और अदर ऑप्शंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए, रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी, इस तरीके से मार्केट सर्कुलेट होती रहती है। एक रूल नंबर 72, बहुत सिंपल सा रूल है, सब पुराने हमारे जितने भी पूर्वज थे या पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग थे उनको एक रूल नंबर 72 बड़े अच्छे से पता था। पहले किसान क्रेडिट पत्र आते थे या राष्ट्रीय बचत बैंक पत्र आते थे, एनएससी, एनएससी, इस तरीके की जो स्कीम होती थी, उसमें रूल नंबर 72 का हमें बहुत अच्छा यूज था। रूल नंबर 72 हमें यह बताता है कि हमारा पैसा डबल कैसे होगा, कितने पीरियड में होगा या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा। सिर्फ हमें एक डिजिट याद रखनी है, रूल नंबर 72। अगर हम 72 की बात करें, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो हमारा पैसा 12 ईयर्स में डबल होगा। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो हमारा पैसा लगभग 12 साल में डबल होगा। इसी को चेंज करते हैं कि अगर 8 साल का हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 72 डिवाइड बाई 8 इट मीन्स 9 ईयर्स में डबल हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, 9% है, तो 72 डिवाइड बाई 9 इट मीन्स 8 ईयर्स में डबल हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो हमारा पैसा 6 साल में डबल हो सकता है। वाइस वर्सा, अगर हम लोगों को पीरियड पता है तो हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मेरा पैसा मुझे 4 साल में डबल करना है, तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मेरी रिटर्न मिनिमम 18% होनी चाहिए, तब 4 साल में जाके मेरा पैसा डबल होगा। तो इस तरीके से हम रूल नंबर 72 को अपने लाइफ में या किसी भी जगह डिसीजन मेकिंग, जैसे बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस वैल्यू को हम इस तरीके से निकालते हैं कि क्या रिटर्न आ रही है, किस तरीके से कितना रेंट आ रहा है, तो वहां पर भी हम इसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। रूल नंबर 72। रूल या पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग सब जानते हैं बट यूज बहुत कम लोग करते हैं उसको प्रॉपरली, किस तरीके से यूज करना है। रूल या पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये है कि अगर हम लोग किसी मनी को किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो वो फंड कितना हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जितनी यंग एज में आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग मिल जाएंगे। अगर कोई आदमी 30 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करता है और कोई आदमी 50 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो दोनों की फंड वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है कि कोई आदमी 30 साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे और कोई आदमी 50 साल की एज में इन्वेस्ट करता है, और दोनों मान लीजिए ये चाहे कि 70 साल में हमें फंड वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों की जो फंड वैल्यू उस वक्त तैयार होगी उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूं 20 साल के लिए, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता हूं, तो 6% पर जब मैं बात करता हूं तो लगभग वो 100 रुपए 20 साल बाद 320 रुपए में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अगर बाई चांस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, वही 100 रुपए मेरे लगभग 387 रुपए या 387 रुपीज कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारी कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम लोग सिंपल सी जो एमआईएस कहते हैं, एमआईएस स्कीम है, सिप है, या इस तरीके की आरडी टाइप की हम लोग अगर प्रॉपरली करते हैं तो क्या सिचुएशन हमारी बनेगी।
अगर 5,000 रुपये महीना हर महीने तक हम जमा करते हैं 1% सिंपल 1% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 12 महीने में वो 6,300 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लगभग अगर हम इसको 10 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं इसी तरीके से, तो जो 5,000 की वैल्यू थी वो बढ़ करके 5,000 जो हम हर महीने जमा किए हैं वो 11,50,000 रुपए के लगभग हो जाएंगे। बट कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट में अप एंड डाउन आते रहेंगे, कभी भी मार्केट से एकदम ऐसे कि नहीं नहीं मार्केट लो हो गई एकदम निकल लेते हैं लोग, जर्नली जो है नुकसान करते हैं अपना। क्योंकि जब हम लो, मार्केट ऑलरेडी लो है और उस जगह अपने फंड निकालते हैं तो हमें वैल्यू घट करके मिलती है। और जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, कोरोना भी आया, बहुत सारे हर्षद मेहता कांड भी हुआ, 2008 की मंदी भी आई, इतने सारे काम हो गए मार्केट में, बट हमारी CAGR सेंसेक्स की 15% से ऊपर रही। निफ्टी की ग्रोथ हमारी लगभग 12% के आसपास मेंटेन रही। तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मार्केट में अप एंड डाउन हो रहे हैं तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बट एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए हमें। कुछ और जर्नल रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सम बेसिक रूल फॉर इन्वेस्टिंग, ये जर्नल रूल हैं जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आप कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, किसी भी चीज को जा रहे हैं, जितना आप उसकी नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए बेस्ट रिटर्न देगा। अगर हम शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं और बिना नॉलेज के जा रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और अगर हम शेयर मार्केट या किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं और विद नॉलेज जा रहे हैं, जो मैंने कहा ना कैलकुलेटेड रिस्क, जब नॉलेज होगी तो हम कैलकुलेटेड रिस्क ले पाएंगे। अगर नॉलेज ही नहीं है तो हम कैलकुलेटेड रिस्क का सोच नहीं सकते, फिर हम ब्लाइंड रिस्क लेंगे। मीडिया से सुन रहे हैं, न्यूज से सुन रहे हैं, किसी और ने बता दिया, ये बता दिया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इफ यू हैव टाइम देन सेल्फ स्टडी इज बेटर। अपनी नॉलेज सबसे बेटर होती है क्योंकि हमारी नॉलेज हमारे को मल्टीप्लाई करती है। अगर अदरवाइज अगर आपके पास अपनी नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं, हु मे गाइड यू, हु मे एडवाइज यू कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। सेकेंड रूल इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कभी भी ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। सब लोग सुनते हैं, इसी तरीके से हमारा सारा इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही तरीके की नेचर में नहीं होना चाहिए। ना तो मुझे सारा पैसा रियल एस्टेट में लगाना है, ना मुझे सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाना है, ना मुझे सारा पैसा बैंक में रखना है। हम लोगों को मल्टीपल बास्केट्स में अपने को डाइवर्सिफाई रखना है। जब हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो केवल एक ही सेक्टर में या केवल एक ही कंपनी में नहीं रखना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की देखते हुए हमें हर तरीके से इन्वेस्टमेंट रखना है, सो दैट अगर बाई चांस कोई सेक्टर या कंपनी स्पेसिफिक हमारा नुकसान होता है तो हमारा वो नुकसान केवल वहीं तक लिमिटेड रहे, उसका बाकी जगह पर असर ना आए। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल एजुकेशन। जो मैंने बताया कि नॉलेज करनी है हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट करना है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेवेंट हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग क्लासेज ले सकते हैं, कोई इस तरीके की मीटिंग रख सकते हैं जिससे हर आदमी के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को हम किस तरीके से शेयर करके एक दूसरे का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मेरे पास एक विचार है, आपके पास एक विचार है, अगर हम दोनों विचारों को एक्सचेंज कर लें तो आपके पास भी दो ओपिनियन हो जाती हैं, दो विचार हो जाता है, मेरे पास भी दो विचार हो जाता है। तो हम लोगों को एक दूसरे की नॉलेज और बेनिफिट्स का हमेशा फायदा उठाना चाहिए। फोर्थ, हमने रिस्क रिवार्ड जो अभी पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेस रिटर्न लेस रिस्क, मोर रिटर्न मोर रिस्क, बट ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कभी भी ब्लाइंड रिस्क ना लें। जब हम लोग शेयर मार्केट में बात करते हैं तो फाइंडिंग, क्वांटिफाइंग, साइजिंग या राइडिंग, ये चार टर्म यूज करते हैं। तो फाइंडिंग का मतलब है किसी शेयर को ढूंढना जो हमारे हर क्राइटेरिया पर फिट हो रहा हो। कोई भी शेयर को, किसी भी टर्म्स को, किसी भी जहां भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको ढूंढना कि भाई ये मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, हर तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है। तो फाइंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर फाइंडिंग नेक्स्ट टर्म इज क्वांटिफाइंग, कि जब हम लोगों ने कोई हीरा ढूंढ लिया तो उस हीरे पे दाव लगा देना है, मीन्स ढंग से वॉल्यूम के साथ खरीदना है उसको।
ऐसा नहीं कि हम शेयर पसंद तो आ गया 10 शेयर खरीदेंगे 20 शेयर खरीदेंगे। अगर कोई चीज आपने ढूंढ लिया आइडेंटिफाई कर लिया तो वहां पर आपको हम अच्छी वॉल्यूम के साथ जा सकते हैं। और थर्ड टर्म है इसी में राइडिंग, मीन्स फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं है, उसको लाइफ के लिए वेट करना है, ग्रोथ के लिए। जनरली सब लोग इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, 110 का आ गया, अरे 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 मेरे को तो 10% रिटर्न मिल रही है, 2 महीने में ही बाहर आ जाओ। ये जर्नल हम लोग सब करते हैं एक गलती। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब जिस कंपनी में ग्रोथ आ रही है हम लॉस वाले शेयर्स को तो अकुमुलेट करते रहते हैं और ग्रोथ वाले शेयर्स को छोड़ते चले जाते हैं मार्केट में। तो लास्ट में हमारे पास जो बचते हैं वो नेगेटिव वाले शेयर बचे रह जाते हैं। तो आपने ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म जो सब लोग सुनते भी हैं, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सोचकर मीन्स पेशेंसली, समझकर, समझकर का मतलब रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क की बात हो रही है। देन इन्वेस्ट कर। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूज एंड नॉइस। न्यूज और नॉइस का डिफरेंस हमें समझना होगा। न्यूज और नॉइस का मतलब क्या है कि मार्केट में नॉइस मचा हुआ, 50 जगह से खबर आ रही है ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, तो वो हमारे लिए शोर है, नॉइस है, उस नॉइस को अवॉइड करना है। और न्यूज, कोई पर्टिकुलर कोई एक्सपर्ट कोई प्रॉपरली स्टडी करके अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो वो हमारे लिए एक न्यूज है, और न्यूज को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आए थे ट्रेडिंग करने इन्वेस्टिंग कर चले, या आए थे इन्वेस्टिंग करने और ट्रेडिंग कर चले। ये सबसे बड़ा जर्नल हम लोग सब करते हैं जो मैंने अभी बताया। आए थे इन्वेस्टिंग करने, इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता था, उस कंपनी में जुड़ा रहना चाहता था। पर जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, आए थे इन्वेस्टिंग करने, 100 रुपए का शेयर खरीदा, जैसे ही वो 110 गया, अरे यार 10 रुपए का प्रॉफिट मिला, अरे 10 रुपए का प्रॉफिट मिला, जल्दी ले लो इसे, घट ना जाए, और ट्रेडिंग करके बाहर निकल गए। आए थे इन्वेस्टमेंट करने, ट्रेडिंग कर चले। और लॉस मेकिंग वालों में आए थे ट्रेडिंग करने कि उनको बेचना है, जल्दी निकलेंगे, उनको हम अकुमुलेट करते चले गए, यार रख लो इसे, तो अभी तो ये नीचे ही तो आया, 80 का आया है, कल को आ जाएगा 90 का। 100 का शेयर घट के 80 पर आ गया तो हम लोग उसको और संभाल के रखेंगे, नहीं 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 रख लो, अभी रिटर्न आ सकता है। तो हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो उस 80 रुपए को मैं वहां से लिक्विडेट करके किसी दूसरे शेयर में जो कि ग्रोथ पोटेंशियल था जहां पर, वहां इन्वेस्ट कर सकता था। इसी तरीके से काबिल बन बच्चा, कामयाबी तो झक मार के आएगी। काबिल बन बच्चा, कामयाबी तो झक मार के आएगी, इट मीन्स प्रॉपर नॉलेज के साथ सिस्टमेटिक ढंग से विद फुल कॉन्शियसनेस अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे, पूरी जानकारी के साथ करेंगे, तो इनकम तो आनी ही आनी है, आपको रिटर्न आनी ही आनी है। नेक्स्ट, कुछ मोती पाने के लिए गहरे समुद्र में जाना पड़ता है। इट मीन्स डिवोट टाइम, दोनों ही तरीके से। डिवोट टाइम का मतलब पर्टिकुलर कंपनी की स्टडी करने में भी आपको टाइम डिवोट करना है, और अगर वो ग्रोथ की तरफ जा रही है तो भी आपको पेशेंसली टाइम डिवोट करना है। ऐसा नहीं फटाफट बाहर निकल के भग लो कि यार मैंने 100 लगाए, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं, बाहर निकल लो। तो ये हमें हर जगह डिवोट टाइम, पेशेंसली। कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपका तभी नजर आएगा जब आप पेशेंसली वहां पर कंपाउंडिंग के लिए टाइम भी देना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि खाली अभी पेड़ लगाया, पौधा लगाया और कल को फल आ जाए, अभी ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। अपने लिए प्रॉपर कंपनी, सब आपके साथ सब पार्टनरशिप करने को तैयार है, जितने बड़े हाउस हैं। आप सोचते हैं रिलायंस का बिजनेस अच्छा है ना, रिलायंस पार्टनरशिप करने को तैयार है। आज आप उसके शेयर खरीद लो, आप उसके पार्टनर बन गए। एचडीएफसी बैंक है, बहुत बढ़िया बैंक है, आपको लगता है बैंक अच्छा चलेगा, उसके शेयर खरीद लो, आप उसमें पार्टनर बन गए। तो हमें यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या काम करना है। नेक्स्ट इज डू एज पर योर चॉइस, प्लान स्टाइल एंड मेरिट्स, डोंट कॉपी अदर्स पैटर्न और स्टाइल। यहाँ का मतलब ये है कि हम लोगों को अपनी अपनी स्टाइल सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी को ट्रेडिंग अच्छी लगती है, किसी को इंट्राडे अच्छा लगता है, किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, किसी को स्कैल्पिंग अच्छी लगती है। तो जो आदमी जिस तरीके का काम कर रहा है मुझे उसको कॉपी नहीं करना, जो मेरे को सूट करता है, जो मुझे समझ में आता है, जिस पैटर्न जिस स्टाइल से मैं कर सकता हूं, मुझे वो काम करना है, किसी दूसरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लाइक हम योगा क्लास में बैठे हैं,
बाबा जी कोई योगा करा रहे हैं और मेरी कैपेसिटी उस तरीके का योगा करने की नहीं है, या मेरी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैं जबरदस्ती अपनी बॉडी को उस तरीके से फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करूंगा, उस योगा को करने की कोशिश करूंगा, तो इट मीन्स मैं कुछ अपना नुकसान करके आऊंगा वहां से। जनरली हम क्लास में गए थे बेनिफिट करने के लिए, एक दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर ही आएंगे। तो सेम मार्केट में है कि किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने तरीके से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मेक योर ओन स्टाइल, ऑन रूल्स दैट सूट टू योर एपेटाइट, प्लान फॉर रेगुलर इनकम, प्लान फॉर रेगुलर इनकम रेदर देन इनकंसिस्टेंट इनकम। जिस भी मॉडल से, जिस भी तरीके से हम करना चाहते हैं, उससे आपको अगर रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपके लिए सुटेबल है, बनस्पत कि आपको इनकंसिस्टेंट कोई इनकम मिलेगा। एक बार तो आपको एक महीने तो बहुत एकदम प्रॉफिट मिल गया और दूसरे महीने एकदम बहुत लॉस उठा लिया। जैसे लोग बाग एफ में जाते हैं, बड़े जोश से जाते हैं, या लॉटरी हम पहले खेलते थे कि जी पहली लॉटरी बढ़िया निकल गई, आगे सारा लॉटरी करनी है, फिर चाहे कितने ही नुकसान हो जाए फिर हम सोचेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है, प्लान फॉर रेगुलर इनकम, जहां से आपको रेगुलरली इनकम जनरेट होती रहे, चाहे कम हो बट इनकम रेगुलर होनी चाहिए, रेदर देन मोर एंड इनकंसिस्टेंट इनकम। हाउ टू एनालिसिस द स्टॉक मार्केट। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके का एनालिसिस जनरली चलते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम प्रोमोटर बैकग्राउंड को चेक करते हैं, बिजनेस को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नली ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम कहते हैं मेनली इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जिसमें मैं मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट रहूंगा, तो हमें फंडामेंटल की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर हम कंपनी के करंट ट्रेंड को चेक करते हैं, कंपनी की करंट कैंडल्स किस तरीके से बन रहे हैं, चार्ट किस तरीके के बन रहे हैं, मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एमएससीडी क्या कह रहा है, प्राइस वॉल्यूम क्या कह रहा है। इन चीजों को जब हम देख करके चलते हैं तो हम करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग। मीन्स 3 महीने 6 महीने में हम लोग, या इवन महीने भर, या इवन महीने भर के लिए ही काम कर लेंगे, महीने भर से लेके 2 3 महीने 4 महीने, जब तक वो अपने ट्रेंड में रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अगर हम बेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो बेस्ट एनालिसिस होता है कॉम्बो। कॉम्बो ऑफ बोथ का मतलब क्या है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस की भी बेस्ट चीजें उठा ली और फंडामेंटल एनालिसिस की भी बेस्ट चीजें उठा ली, और उन दोनों को जोड़ करके जब हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा बन गया टेक्नो फंडा। इट मीन्स मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पिक किए, उनको पिक करते हुए फिर उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा टेक्नो फंडा एनालिसिस, और जो हर तरीके से मैं बेस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि हमने दोनों के बेनिफिट्स ले लिए, टेक्निकल के भी बेनिफिट्स उठाए और फंडामेंटल के भी बेनिफिट्स उठाए, और उन दोनों को जोड़ करके तब काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेटर रिटर्न और कम टाइम में आ सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल्स के साथ आप जुड़ते हैं तो प्रोफेशनल से आपको राइट एडवाइस एट राइट टाइम मिलेगी, सीमलेस एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रॉपरली कर सकते हैं, रेगुलर एंड टाइमली अपडेट्स ऑन एडवाइस, टेलीफोनिकली आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसी तरीके से वेल्थ क्रिएशन एडवाइस भी आप उन लोगों से यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल्स के साथ जब आप सर्विसेज लेते हैं। अब पर्टिकुलरली जो हम R2R की बात कर रहे हैं, जो हमारी फर्म का नाम है, उसके दो मतलब हैं, रिसर्च टू रिकमेंडेशन, मीन्स हम रिसर्च करके रिकमेंडेशन देंगे या देते हैं, और R2R दूसरा इसी को दूसरा कर सकते हैं रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क टू रिवार्ड, कि कितने रिस्क से हम कितना रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू, सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, कहीं कोई गलती रह गई हो, कोई कमी आ गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र गुप्ता साहब। तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को ना, हाँ जी, हाँ जी, ताकि जिस किसी कोई क्वेरी हो तो वो अपना आप पूछ सकते हैं। आप वो शेयर को, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए भाई साहब। नहीं, आप ही कर पाएंगे ना सर? तो जी, हम्म, किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें, मोस्ट सर ये वेलकम। स्क्रीन, एक मिनट स्क्रीन हटा लें सर, थोड़ी सी स्क्रीन को, स्क्रीन जब हट जाएगी थोड़ा सा सब लोग सामने आ जाएंगे ना फिर।
ऐसे हो गई बंद क्या? नहीं हुई भैया, अब हुई है जाकर। अब हो हाँ, गई? ठीक जी है, हाँ। थैंक यू। चलिए, सब सभी लोग अनम्यूट हैं। अब किसी को कोई जानकारी लेनी है? वो घाटे दी बोरी ले लो। हम्म। वाह। ऋषि साहब ने वीडियो बंद करके आटे की बोरी बेच रहा है। अच्छा धर्मेश जी, आपने बाकी सारे फंड्स भी बात बता दी, बॉन्ड्स बताए, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं बताया। नहीं बताया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बताया। किस किस तरीके से कर सकते हैं। नहीं, आपने बॉन्ड्स का बोला है कि म्यूचुअल फंड्स का, मैं ढूंढ रहा था कि मिला नहीं मुझे लिखा हुआ कहीं। नहीं नहीं है भाई साहब, बोला है। बताया। खैर चलिए, चलिए, मे आप भी कुछ आई। आप पूछना चाहें बाद में। स्पेसिफिक तो पूछ सकते हैं, मैं वो। कल आप जी। बताइए, इक्विटी शेयर में करना ज्यादा अच्छा है या म्यूचुअल फंड्स में करना ज्यादा अच्छा है? वैसे दोनों के अपने अपने प्लस माइनस, अगर आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, हम्म। देख सकते हैं, खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी इज मच बेटर। हम्म। अगर आपको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज मच बेटर। वो नहीं, रिटर्न्स के उस पे कह रहा हूँ कि रिटर्न्स रिटर्न्स। के हिसाब से अगर आप खुद करेंगे तो ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं स्टडी के साथ। पहली कंडीशन में बार बार बोल रहा हूँ, स्टडी करनी पड़ेगी या किसी प्रोफेशनल की, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं गलत शेयर नहीं, शेयर लेकिन ले लिया तो नुकसान। एक बात है, सेल्फ करने में ये है भाई, डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अपनी। मेरा बेसिकली फंडामेंटल मैं 52 वीक लो पे खरीदता हूँ, और 52 वीक जब हाई होता है तो बहुत कम बेचता हूँ। और यही जी मेरे ख्याल यही कमी रह जाती है, 52 वीक हाई पे बेचना चाहिए। क्योंकि देखिए, रिलायंस भी 52 वीक हाई पे गया था, आज 52 वीक लो पे आ गया। हाई पे कभी सोच नहीं सकता आदमी भी 52 वीक लो पे फिर आएगा। तो मेरे हिसाब से करूँ तो। लो हाई पे कितने बेचने चाहिए, बस क्या 100 में से कितने कितने परसेंट मुझे 52 वीक हाई पे बेच के नेक्स्ट नीचे जब आएगा तब खरीदने चाहिए। वैसे थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी इस मार्केट में सेल का डिसीजन लेना सबसे हार्ड है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये आर्ट है, ये छोटी मोटी आसान चीज नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोनों ही जगह। अगर बाई चांस आपका शेयर लॉस में चला गया, तो आप पॉजिटिव रहते हैं, ये कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये तो अब वापस आने वाला है, बस अब ऊपर आया, अब ऊपर आया, मेरा लॉस रिकवर अब हुआ, तो हम सेल नहीं कर पाते। और बाई चांस आपका शेयर ऊपर पहुंच गया टॉप पर, तो फिर ये लगा रहता है अरे यार यहाँ तक तो आ गया, अब तो ये और ऊपर जाएगा, अब तो ये रॉकेट बनने वाला है, तब भी हम नहीं बेच पाते। तो सेल का डिसीजन, परचेज करना बहुत ईजी है, कुछ भी बताया मार्केट में जाके कोई भी परचेज कर लेगा। बट सेल कब करनी है, ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है। और उस डिसीजन के लिए जो तरीका है वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, कि टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडल्स बनती हैं वो हमें थोड़ा सा गाइड करती हैं, और गाइड करके हमें बताती हैं कि भाई ये शेयर अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ना हमें 52 वीक पे डिसीजन लेना, ना हमें 5 ईयर्स पे। जब तक कोई भी शेयर अप ट्रेंड में है, चाहे वो 1 महीने के लिए है, चाहे वो 1 साल के लिए है, चाहे 10 साल के लिए है, जब तक उस शेयर में ग्रोथ आ रही है, तब तक मुझे वो शेयर को होल्ड करना है। और जब मुझे लगा कि भाई ये शेयर अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया है, तो हमें डिसीजन लेना है कि भाई अब इसको बेच करके बाहर आ जाओ। बेशक चाहे मैं नुकसान में हूं, चाहे मैं कितने भी प्रॉफिट में हूं। आपकी साउंड बंद है ऋषि साहब, साउंड खोल लीजिएगा। आपको एक रिलायंस की एग्जांपल पूछ रहा हूँ। अगर आप इसकी आप रिलायंस, मैं रिलायंस पिछले 10 साल से डील कर रहा हूँ। जी जी मेरा एवरेज 800 है। जी जी इससे स्प्लिट से पहले, ये इससे पहले की बात है। जी जी तो तो कहने का मतलब ये अब 800 पे शेयर है। 2000 800 भी गया है, 3000 भी गया है, फिर उसका स्प्लिट हो गया है। और हम्म। इसने बोनस भी अब दिए हैं सारे। स्प्लिट तो नहीं हुआ, बोनस दिए हैं। तो हाँ ये शेयर मतलब आदमी को बेचना चाहिए, 52 वीक हाई पे बेचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेचना चाहिए, 25% भाई, बेचो और फिर नीचे आ जाओ, मैं फिर दोबारा खरीदो। मैंने बताया ना बस, अगर आपको अपना प्रॉफिट शेयर मिल रहा है और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो हमें 50% तो लोड अपना हल्का काट लेना चाहिए। हाँ, यही कह रहा था, यही मैं कह रहा था आप कि कभी भी किसी भी डिसीजन लेना हो और आपने कोई अच्छे से शेयर खरीद रखे हैं, तो आप 50% शेयर अपना लोड इजी कर लीजिए।
सो दैट आपकी कॉस्ट नीचे आ जाए और कम से कम कुछ मेरे घर आ जाए। बाई चांस अगर वहां से नीचे भी आ गया तो मेरे को रेगरेट नहीं होगा कि मैंने वहां सेल आउट नहीं किए। वो चॉइस ठीक। सबकी अलग अलग हो सकती है, सबका एपेटाइट अलग अलग हो सकता है। आपको लगे 15% मेरे लिए काफी है, किसी के लिए 50% भी रिटर्न काफी नहीं है, किसी के लिए 100% रिटर्न भी काफी नहीं है। ठीक। ठीक। तो ये निर्णय सबके इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं कि कौन किस तरीके के निर्णय लेना चाहता है। ठीक। एक चीज बताइएगा। थोड़ा सा टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को चेक करके बात करता हूँ, तो मैं चार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ कि जिस भी जगह मेरा चार्ट मुझे ये बोलने लगे कि भाई अब डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है किसी शेयर का, तो उस शेयर से बाहर आ जाओ। और जब डाउन आके वहां से वो वापस ऊपर जाने की तैयारी करे, मीन्स अप ट्रेंड रिवर्सल आ जाए, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आ जाए, तो उसमें एंटर हो जाओ। और जब वो वापस ऊपर पहुंचा टॉप पर, और टॉप पर पहुंचने के बाद अप ट्रेंड का भी रिवर्सल आएगा निश्चित रूप से, जो चीज ऊपर जानी है वो नीचे भी आनी है, और जो नीचे है वो भी ऊपर भी जानी है। ऋषि साहब, ये लग रहा तो है ऐसा हमें कि दोनों तरफ ध्यान रखना है ट्रेंड्स का। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी की ड्राइविंग करने वाले होते हैं ना एक्सपर्ट, कि कहाँ ओवरटेक करना है, कहाँ स्लो करना है, नहीं, ये बड़ा कहाँ बड़ा स्लाइड टेक्निकल करना है। है। ये भी गाड़ी क्योंकि की मैं ऋषि ड्राइविंग मेरा है। तो साहब ऋषि साहब का इस समय रिलायंस का शेयर 400 रुपए का पड़ा हुआ है इनके पास। हाँ, 400 से भी कम होगा, 400 से कम कम हो होगा। गया तो हाँ। उनका बधाई कहना है कि मतलब बधाई हो। ये ड्राइविंग है सर, ये मतलब कौन सी, इसमें कोई एक फार्मूला नहीं कह सकते आप, मतलब कोई एक वैसे ऐसा वैसे अगर इस वक्त आप नहीं, मेरा फंडामेंटली बात करें मैं तो तो बता रहा हूँ, बहुत मैं अच्छी पोजीशन। 52 वीक लोग पे खरीदता हूँ, जरूर खरीदता हूँ। और 52 वीक हाई पे ज्यादा बेचता नहीं हूँ, दिल नहीं करता बेचने का। बस यही है, थोड़ा और मैं ज्यादा सिंपल, बेचना चाहिए मुझे। नहीं नहीं, एक मिनट, एक और बात बता दूं। अगर आप खाली पर्टिकुलर रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, नहीं, बिजनेस वाइज नहीं, बहुत मेरे अच्छी पास कंपनी है। रिलायंस भी है, एचडीएफसी भी है, एलएनटी भी है। तो हाँ, टॉप शेयर और सारे ही है मेरे पास। लेकिन नहीं नहीं, एलएनटी भी मैं बेचने का केवल दिल नहीं करता। मैं केवल अभी रिलायंस की बात कर रहा हूँ। इस वक्त रिलायंस नंबर ट्रेंड भी ऊपर बता है, दीजिए। और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। तो इस वक्त अगर किसी को एंटर करना है तो बहुत रिलायंस बहुत। में एंटर हो सकते हैं। हाँ, मैं किया, एंटर दोबारा किया, मैंने लिए, शेयर लिए। हाँ, रिलायंस में आप इस वक्त एंटर हो सकते हैं। बारह इवन सौ चालीस ओवरऑल मार्केट, 1240 पे लिए मैंने। 24 इवन पे। इस वक्त ओवरऑल मार्केट, अगर आप यहां से बात करते हैं तो मार्केट के नीचे जाने के चांस केवल 5% हैं, और ऊपर जाने के चांसेस 95% हाँ, हैं। अगर मैं मार्केट की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो इस ठीक, वक्त बिल्कुल किसी को ठीक। जो भी शेयर पसंद आता है, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी बिल्कुल, एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, जिसको जो शेयर खरीदना है खरीद सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ठीक। के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम। बसंत मैं जेब में एक पैसे हों। एक एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपने डिफरेंट बताया कि इसमें कर सकते, इस पे कर सकते, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल जी, फंड में कर सकते हैं, बॉन्ड्स पे कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। अगर किसी की अपनी जो भी पूंजी है आउट ऑफ 100 रुपीज को कितने कितने परसेंट सब में डाइवर्सिफाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए डाइवर्सिफाई? करनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन का। मैंने सबसे पहले रूल बताया। जी। एक लेमन लैंग्वेज में आप कोई से 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पकड़ लीजिए, या 4 ऑप्शंस पकड़ लीजिए। अगर 5 ऑप्शंस पकड़ते हैं तो 20-20-20 का एक रेशो बना लीजिए। इक्वल कर 4 लीजिए। ऑप्शंस पकड़ते हैं तो 25-25-25 का एक रेशो हाँ बना समझ गए, लीजिए। इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सारे बहुत अंडे सारे अंडे एक बास्केट में ना रखें। अच्छा। जब अंडे ही नहीं है तो क्या करेंगे, बास्केट पड़ी हुई है अंडे। अब हम ऋषि साहब जैसे थोड़ी कि 1 लाख शेयर रिलायंस लेके बैठे हुए पर शेयर के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल था गुप्ता साहब, ये जो रूल नंबर 72 है, ये जी, क्या चीज है? रूल नंबर 72 बताया था आपने। अच्छा, 72 का मतलब है, रूल नंबर 72 हम लोगों को पुराने टाइम से चला आ रहा है। पुराने टाइम जो एनालिसिस करते थे कि मेरा पैसा कितने टाइम में डबल होगा, ओके। ये मुझे किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका है। ओके। मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 72 की डिजिट को पकड़ के, दो चीजों में से हमारे पास कुल मिला के कैलकुलेशन का 3 रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास 2 अवेलेबल हो तो तीसरी हम अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन। नहीं, जी आपको सर। वोट ऑफ थैंक देना था, तो बाद में बोलना। इधर जो करेक्शन आया बड़ा तेजी से, 85,000 से मार्केट आ गई थी 75,000 के आसपास। जी जी और आज का बजट जो आया है इसकी जी। परिप्रेक्ष्य में, इन द लाइट ऑफ दीज टू थिंग्स, आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये करेक्शन इतना हैवी क्यों आया? और कहने सुनने को ये भी आ रहा है कि अभी भी मार्केट में ओवर रेटेड है शेयर्स, अभी फर्दर करेक्शन आ सकता है। आज भी शेयर वो जो बजट के बाद कुछ शेयर बड़ी तेजी से भागे हैं, मार्केट भागी, उसके बाद फिर वापस फ्लैट होके बंद हो गई।
थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। जी जी सर जी, एक रेशो होता है, अगर हम लोग बातचीत करें सिंपल, अमेरिका में मैं बैठा हूं समझने के लिए, एक रेशो होता है जीडीपी वर्सेस मार्केट कैप या मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी रेशो। जनरली वो सबसे अच्छा होता है 1 पर। कुल मिला के जितनी कंपनियां हमारी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उन सारी कंपनियों की टोटल कैपिटल को लिक्विड मतलब उसको जोड़ लिया जाए मार्केट कैप को, तो हमारा मार्केट कैप हमारे पास आ जाता है। और जीडीपी हमें गवर्नमेंट डाटा से अवेलेबल होता है। ठीक है, मार्केट कैप डिवाइड बाई जीडीपी अगर हम लोग करते हैं तो एक रेशो तैयार हो जाएगा। अगर वो 1 पर है तो ये मान के चलिए कि हमारी वो उस पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रॉपरली वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड कहना चाहिए, प्रॉपरली वैल्यूड कहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हम लोग ले लेते हैं कि 90 टू 110 भी है, 90 100 और 110 तक भी है, तो अभी हम उसको फेयरली मार्केट ही मानते हैं। अगर बाई चांस आपकी 90 से नीचे का रेशो आता है तो यू आर अंडर वैल्यूड इकोनॉमी, और अगर आपका बाई चांस 110 से ऊपर आता है यू आर ओवर वैल्यूड इकोनॉमी। जिस वक्त हम आप जो 85,000 के लगभग की बात कर रहे हैं, उस वक्त हमारा रेशो लगभग 140 था। अगर 140 पर है तो हम लोग एज ए लेमैन समझ, ये जो निकाला था वारेन बफेट का रेशो बोलते हैं इसको वैसे सर, जीडीपी वर्सेस मार्केट कैप भी बोलते हैं या वारेन बफेट रेशो भी बोलते हैं। तो हम लोग कोई भी जितने भी बाहर बैठे हुए वाले इन्वेस्टर हैं, उन्हें किस कंट्री में जाना है वो डिसीजन इस पॉइंट से लेते हैं कि फेयरली मार्केट वैल्यूड है तो उसमें जाना पसंद करेंगे, या अंडर वैल्यूड है तो उनके लिए और अच्छा है। और कोई भी इकोनॉमी जब ओवर वैल्यूड हो जाएगी तो बट नेचुरल बात है कि वहां से वो विड्रॉ अपने आप को करना चाहेंगे। और ये हम सब लोगों को पता है कोई भी चीज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का क्या मीनिंग होता है। दूसरा, हम लोगों की जो इकोनॉमी है, दूसरा जो हम लोगों का ट्रंप साहब का आना है और वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अमेरिका में 5% की रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। और अगर उनको बॉन्ड पर बिना कुछ मेहनत करे हुए, बिना किसी चीज को कहीं इधर जाए उधर जाए 5% की यील्ड मिल रही है, तो वो अमेरिका में ही रहना पसंद करेंगे इन प्लेस ऑफ के वो इंडिया, चाइना या किसी इमर्जिंग मार्केट इंडोनेशिया वगैरह, ब्राजील वगैरह में जाकर के इन्वेस्ट करें। इस वक्त अमेरिका की बॉन्ड यील्ड इतनी अच्छी पोजीशन पर आ गई हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो 5% की रिटर्न की लगभग उन्हें वहां पर मिल रही है, इसलिए वो इंडियन इकोनॉमी से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा इसमें जो बड़ा रीजन है वो डॉलर इफेक्ट का है। डॉलर इस वक्त इतना महंगा हो चुका है, सबको दिखाई दे रहा है, लगभग इस वक्त 87 रुपए के आसपास चल रहा है। थर्ड, जो पहले उम्मीद थी कि हम लोग ब्रिक्स कंट्री अपनी ब्रिक्स करेंसी लेकर के आएंगे, ट्रंप साहब ने उस पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। किसी ना किसी तरीके से वो सबको धमका रहे हैं कि अगर आपने डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तो आपके ऊपर टैरिफ लगा इतने दो। टैरिफ लगा दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमें सबसे पहले तो मार्केट को पकड़ना है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। वो बाहर वालों के लिए है। अब हम इंडिया में आ जाते हैं, तो इंडिया वाले कैसे डिसाइड करें कि मेरा कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है या कौन सा अंडर वैल्यूड है। तो वो हमें शेयर के पी रेशो से पता चलता है कि प्राइस अर्निंग रेशो क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए आज की तारीख में डिफेंस का सेक्टर है कोई और उसका रेशो पी रेशो 80 चल रहा है, और मार्केट का पी ओवरऑल पी लगभग 22 का चल रहा है या 21 का चल रहा है। अब आप लोग एज लेमन समझ सकते हैं कि जी मैं 21 से, अगर पूरी मार्केट का पी रेशो 21 है निफ्टी 50 का, और मैं 80 पी वाला शेयर खरीद रहा हूं, तो क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हमारा 21 से नीचे वाला शेयर है, इट मींस हम लोग उस सेक्टर को, फिर सेक्टर स्पेसिफिक हमें पी देखना है कि सेक्टर में मान लीजिए 50 कंपनियां, उन सबका मिला के ओवरऑल पी क्या है। तो हमें कंपैरिजन करके तब डिसीजन लिया जा सकता है। कोई आउटराइटली ब्लाइंडली हम डिसीजन कभी भी नहीं ले सकते।
बस ठीक। चलिए साहब, एक बता, एक चीज़ है, क्या डीमेट अकाउंट एक ही खोलना चाहिए या दो तीन भी खोल सकते हैं हम लोग? बोल सकते हैं आपकी चाहे। चॉइस है। गवर्नमेंट तो मना नहीं करती। गवर्नमेंट तो मना नहीं करती, पर ये होता है ना कि मान लीजिए मुझे किसी शेयर ब्रोकर से काम मेरा ठीक नहीं चल रहा हम्म। और वहां पे शेयर भी पड़े हुए हैं, हम्म। तो क्या करें? या तो नए वाले के यहाँ पुराने सामान को उठा के ट्रांसफर कराओ। हम्म। अब वो पेपर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, अभी नई जगह जाकर नया डीमेट खोल लें। ठीक। चलिए साहब, कोई और किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय नैब साहब धन्यवाद देंगे इसका। बहुत अच्छा रहा, नया टॉपिक नहीं चीज़। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नवीन शर्मा जी, जो आज आपने धर्मेंद्र गुप्ता जी को बुलाया और आज के बजट के दिन बुलाया, जिस दिन ये बड़ा करंट सिचुएशन और बड़ा सामयिक जिसे कहा जाए। और मैं, देखिए, धर्मेंद्र जी ने जो बताया, एक चार्ट बना के लाए थे, मेहनत करके लाए थे, उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, इंटरेस्ट के सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया था। मैं तो चाहूंगा अगर उसका वो एक ई में कॉपी दे देंगे तो हम सब लोग भी उसको रख लें। पर्टिकुलरली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कितने साल में दुगना होता है मुझे पता है। अब 20-22 साल तो हमारे पास नहीं बचे हैं। 10 साल में कितना होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ 10। तो लेकिन एक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जब ये बोल रहे थे, मैंने देखा इनका कितना बचा है, और फिर जब टाइम देखा 6:50 हो गए, मैं कहा पता नहीं चला 50 मिनट्स कब बीत गए। एक तो ये धारा प्रवाह बोल रहे थे, इनको अपने सब्जेक्ट की जानकारी थी, लास्ट में जब इन्होंने आर एंड आर किया ना, R2R, तो समझ गए इज रादर प्रोफेशनल इन दिस फील्ड एंड इज गाइडिंग द पीपल, और लोगों का शायद इन्वेस्टमेंट कराते। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? तो जी सर। या गुप्ता साहब, थोड़ा चेहरा पहले ऊपर कर लिया, पहले कन्वेंशनल प्रैक्टिस में थे, एज ए चेहरा चार्टर्ड ऊपर कर अकाउंटेंट, लीजिएगा। कन्वेंशनल प्रैक्टिस की। कोरोना में थोड़ा सा फील्ड चेंज करने की कोशिश की, और हम्म। कोरोना में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया, और उसके बाद वहां से इंटरेस्ट आता चला गया, और अब हमने कन्वेंशनल प्रैक्टिस को धीरे धीरे बायो डाटा बाय बाय करना शुरू किया है, और अब पूरी तरीके से इस तरफ जा रहे हैं। तो अपना धर्मेंद्र चेहरा जी, थोड़ा पहले ऊपर आप कर लीजिए, अपना चेहरा कैमरा आपका नीचे नीचे हो गया। करिए, चेहरा पूरा नजर आना चाहिए। चेहरा थोड़ा ऊपर कर लो, चेहरा अपना। प्लीज। पता चले कौन कराए, थोड़ा सा, हाँ, हाँ, चेहरा, हाँ, ये ये और थोड़ा सा। बस बस बस। अब ठीक है। पीछे लग रहा है कि आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरा भी आधा आ रहा है। तो आपका ऑफिस किस जगह पे है? नवी मार्केट गाजीपुर। अच्छा, गाजियाबाद में ही है, चलिए बहुत बढ़िया। आपकी तो मुलाकात है गुप्ता फोन साहब, एनके नैब साहब हैं। फोन नंबर अवेलेबल है, अगर नोट करना चाहें तो फोन नंबर नोट कर वो सकते दे हैं, देंगे, किसी मैं को दे दूंगा पर्सनली उनको, सबको डिस्कस कर सबको लें। लिखा हुआ, उसमें वो सब लिखा मैं हुआ ले है। लूंगा। पहले तो आप ये चार्ट जो आपने दिया ना आज, जो आपका वो जो पूरा बना हुआ था, पावर पॉइंट वाला जी, प्रोग्राम, ये आप शेयर करेंगे तो हम लोग इसको एक श्योर। आराम से देखेंगे। इसमें आप दोबारा कहीं शेयर करें तो देख लीजिएगा, दो जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मैंने देखी थी। वो मैंने देख नीचे लिया। एक तो एपेटाइट की स्पेलिंग भी गलत है, और जी एक जी। ऊपर जो है वो जो आपने शेयर किसका था, मारुति की जगह, तो उसमें भी SBI लिखा हुआ था, तो मैं पढ़ रहा था, अच्छा। पढ़ता जा रहा था। तो नहीं नहीं, वो दो बिल्कुल जगह श्योर। तो मैंने देख लिया था, बाकी आप थोड़ा सा और सो देखिएगा नाइस ऑफ उसके। यू सर, थैंक यू। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट की बड़ों अहमियत के पहले पकड़ एक्सपीरियंस का लेते हैं हम। यही फायदा होता है। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप इसी को और जगह भी कहीं एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी जी जी। इस चीज को पॉइंट करें तो अच्छा नहीं। एज ए नहीं नहीं, श्योर सर। सो सीनियर नाइस ऑफ यू। मेंबर करके आपको बता दी, दो जगह मैंने देखा था। जी जी जी, तो श्योर। वो आपकी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो वो मिस्टेक नहीं नहीं, इसलिए मैंने श्योर कहा। श्योर। तो लेकिन सब सच कह रहा हूँ, समय का पता नहीं लगा, आपने इतने सुंदर तरीके से चीजें बताई हैं और इतनी रेलिवेंट हैं आज के टाइम के लिए। अब हमारे लिए कितना वो कामगर होंगी कहीं नहीं, मुझे नहीं पता। और थोड़ा सा ये भी चाहेंगे, जब आप शेयर करें तो ये थोड़ा सा ये भी सजेस्ट कर दें कि क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज, मतलब कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से बेसिक से स्टार्ट करें। क्योंकि अपनी तरफ से हम लोग बड़े चतुर सुजान बनते हैं, लेकिन जहां पर वो शेयर मार्केट गिरा, करेक्शन हुआ, तो एक पैनिकी आदमी में आ जाता है। जी मजा जी आ म्यूचुअल में मजा आ जाता चलता है। है, म्यूचुअल फंड भी बहुत गिरे हैं, इधर म्यूचुअल फंड में भी 15-15, 20-20% का नीचे आए हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड आए हैं, वो नहीं है, लेकिन उसका नहीं पता लगता है इधर का, इसका देखते देखते सामने आप। और एक अजीब सी आदत पड़ जाती है कि वंस यू मेक एन इन्वेस्टमेंट, चाहे छोटा करो या बड़ा करो, 9:15 बजे का आदमी इंतजार करता है, 9:15 बजे जैसे ही तो या टीवी के सामने बैठ जाएगा या मोबाइल खोल के बैठ जाएगा। और ये आदत ऋषि साहब की भी होगी,
टाइम भी अच्छा कट जाता है, लेकिन उतने टाइम बड़ा एंग्शियस, ना खरीदना, ना बेचना, ना कुछ करना, बस देखते रहना ऊपर से नीचे तक डोलते डोलते। अरे इसमें कर दिया होता, अरे इसमें ना किया होता, अरे देखो एक वो दो बढ़ बार गया, देख मैंने एक बार सुबह देख लिया, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, लास्ट में बस। तो थोड़ा आदमी बिजी हो जाता है। तो मैंने इधर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू किया था कि थोड़ा बिजी रखने के लिए अपने आप को, लेकिन वो कुछ ज्यादा, कहते हैं ना कि उसके बाद ही करेक्शन शुरू हो गए मेरी थोड़ी सी। नेल मैंने साहब, थोड़ा जैसे, इंटरप्ट करूंगा। रिटायर्ड लोगों के लिए एक सबसे अच्छा काम है हाँ सर, शेयर मैंने मार्केट के इसीलिए साथ शुरू जुड़ किया जाना। था। तो मैंने आपका दरअसल, अगर माइंड अपने शार्प रखना है, एक्टिव रखना है अपने आप को, जी 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 जैसे हम जी, ऑफिस इससे जाने के लिए तैयार होते हैं, माइंड भी एक्टिव रहता है, मतलब हमारी बॉडी भी, जो मेंटली भी, चीजें, मतलब हम हर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं उसके साथ। जी 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 तो जी, मतलब तो रिटायर्ड एंजाइटी लोगों भी के लिए बढ़ बड़ा जाती अच्छा है, काम है। बीपी भी बढ़ा रहता है, सब सही रहता है सर उसमें। जी जी। एक बार मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था तो हर्षद मेरा कांड हो गया था, उसके बाद मैं शांत हो गया, और अब इन्वेस्टमेंट किया तो ये अब इस बार किया तो मार्केट नीचे आ गया। FIII वाले सब भाग गए मुझे देखते ही। आपके सामने कोई टिक नहीं पा रहा। और फैक्ट ये है, आपको जिस शेयर के रेट बढ़वाने हो मुझे बताइए, जिसके घटाने हो मुझे बताइए, मुझे बेचते ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और खरीदते ही ऐसा रुक जाएगा, ऐसा ब्लॉक हो खत्म जाएगा, हो गया। पता नहीं उनमें कि रेल का इंजन फेल हो गया हो। तो लेकिन ये सब कहते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जी। कई लोग के मुंह से सुना, तो मुझे लगा सभी ग्रह नक्षत्र ऐसे होते होंगे कि नेम इससे साहब, मैं बहुत। एक थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। हम जी सब सर। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड करके चलेंगे अगर हम, जी। तो कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज नहीं हम तो लोग जैसे आप लिमिटेड, कह रहे हैं ना एग्जाम्पल, कि मैंने आज शेयर लिमिटेड, खरीदा और हाँ। अगले दिन सुबह से मैं रेट देखना शुरू कर देता हूँ, भाई कितना ऊपर हो गया, कितना ऊपर हो गया, कितना ऊपर हो गया, और लगभग 2 महीने बाद वो उसी रेट पर दिखाई दे रहा है, तो हम अपने आप में पैनिक होना शुरू हो जाता है। सर अब तो उसी आपको रेट में किसी भी दिखे तो चीज कोई को टाइम पैनिक नहीं डिवोट है, करना पड़ेगा। उसी रेट में दिखे कोई पैनिक नहीं है। जब अब 25% नीचे दिखता है ना 6 महीने बाद भी, तो आदमी सोचता है इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड लगा लिया होता, नहीं, कम से कम मैं दोबारा 15-20% दोबारा तो इंटरप्ट दिखता। करूंगा। नैब साहब, अगर आपने कंपनी ढूंढ के और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सर जिसका वो पीक अच्छा रिलायंस है, वाले बैठे आरओआई हुए अच्छा हैं, है, मैं भी रिलायंस वाला बैठा हुआ हूँ। टेंशन कुछ नहीं है। कोई टेंशन नहीं आप मुझे सर, टेंशन नहीं, कोई आप नहीं है। एक साल बाद नहीं आप तो एक साल बाद देखिए, लगभग मैं रिलायंस को मैं क्या लेके आए थे, क्या एक लेके से दो जाना है। साल का टाइम दे दीजिए, रिलायंस को डबल ले लीजिए। कितने साल, नहीं मैं स्क्रीन लगाऊं, मैं 1 मिनट हो जाएगा। कितने साल में डबल सर? लगभग 1 से 2 साल का टाइम डेढ़ दीजिए, आराम से छोड़ डेढ़ दीजिए, जो भी कुछ हो रहा हो ना दीजिए। मैं डेढ़ मैं साल तो दो जो साल में, खुश होऊंगा डेढ़ दो अब साल में ऋषि डबल साहब हो की जाए। मुस्कुराहट देखिए, बाँछें ऐसे खुल गई हैं, उनके बाद तो 1 लाख शेयर पड़े, 400 रुपए के रेट पे। मतलब चलिए आप आराम से साहब, रखिए वो, देखो मतलब मैं, कोई टेंशन आई की एम द जरूरत नहीं है। हैप्पीएस्ट पर्सन, जब शेयर मार्केट गिरती है सबसे खुश मैं होता हूँ, ये अब आप खरीदने का मौका क्योंकि है। खरीदने का मौका मिल रहा है। शेयर आपका मार्केट गिरेगी नहीं यस, तो लोग आई खरीदेंगे एम द कैसे? हैप्पीएस्ट पर्सन जी व्हेन जी शेयर मार्केट गिरती है। सर, बहुत बढ़िया, लेकिन आई टेल यू द एनालिसिस मेड वाज वेरी अंडे गुड। अंडे भी तो भेजिए ना। आपने जो आज बताया, इट वाज सो रेलिवेंट एंड सो टू द पॉइंट एंड सो एक्यूरेट कि सब लोग शांति से सुन रहे थे, मैं भी बड़ी शांति से सुन रहा था, और वाकई समय का पता नहीं लगा। आपने आज जो बताया है, एंड वी फील ऑनर्ड फॉर दैट, वी फील कि आपने हम लोग के ऊपर एक एहसान किया आज आकर, और अपनी कंपनी का भी थोड़ा प्रचार कर लिया, वो भी अपने साथ साथ है। बट रियली इट में प्रूव ए वेरी नाइस गाइडेंस। आप जब भेजेंगे उसमें आपका R2R का भी एड्रेस वगैरह आ जाएगा, अगर कोई हम लोग को पता लगेगा कुछ है, अंडे अंडे आ जाते हैं, तो बास्केट आपकी भी बता देंगे सर। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने वाकई समय का नहीं पता लग लेकिन कब 7 बज के 7:20 हो गए हम लोग, वी आर रेडी एक्सीडेड। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये हर महीने आया करेंगे एक बार आपके लिए। नहीं नहीं सर, बहुत जरूरी है। थोड़ा दिल की धड़कन, अब जैसे इन्होंने बता दिया कि 1 से 2 साल में दुगना हो जाएगा, अब मैं नहीं बेचूंगा, 2 साल का वेट करूंगा। चलिए साहब। सर पार्टी हो जाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चलिए साहब, आके गाजियाबाद आता रहता हूँ, आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद सर, जानिए थैंक यू। अकीनत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानिए अमीर साहब। आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: मन का शांत रहना भाग्य है। मन का
शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। अब शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है। मन से कोई आपको याद करे तो परम सौभाग्य है। बहुत सुंदर। मन से कोई आपको याद करे तो परम सौभाग्य वाह है। वाह 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 बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। वाह वाह ये काबिल है, बहुत जबरदस्त। शांति। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति